वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अंडररेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है विल वितई। एक्चुअली इस मूवी का एंडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है और इसी तरह डायरेक्टर भाई साहब एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज भी देते हैं। तो चलिए फटाफट से मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी जगह पर किसी बंदे का मर्डर हो चुका होता है। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर जमा होते हैं वहाँ की इंस्पेक्शन करने के लिए। और इसी तरह वहाँ पर पब्लिक भी होती है। किसी को नहीं पता कि ये मर्डर किसने किया। और यहाँ पर एक और बात यह है कि शहर में काफी दिनों से ऐसी हत्याएं हो रही है। पुलिस यही सोचने लगती है कि ये कोई सीरियल किलर हो सकता है, लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। उसके बाद इंस्पेक्टर एक हॉस्पिटल जाता है मूवी के मेन कैरेक्टर मित्रन से मुलाकात करने के लिए। डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि फिलहाल मित्रन जिस हालत में है आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते। वो बहुत ही डिस्टर्ब है, पता नहीं किस चीज को देखकर डर चुका है, किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहा। पुलिस वाला कहने लगता है कि सर प्लीज एक बार मिलवा दीजिए। इस केस में वही एक लौता बंदा है जो कुछ चीजें जानता है, हमें उससे पूछताछ करना बेहद जरूरी है। इस तरह से वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत रिक्वेस्ट करने पर फाइनली डॉक्टर इंस्पेक्टर को लेकर मित्रन के पास जाता है। इन सारे लोगों को देखकर मित्रन बहुत डरने लगता है। डॉक्टर मित्रन से कहने लगता है, अरे मित्रन घबराओ मत, मैं ही हूँ तुम्हारा डॉक्टर, कूल। डॉक्टर पुलिस वाले से कहने लगता है, देखा ना सर आपने, यही इसकी हालत है, ऐसे में आप इससे पूछताछ कैसे कर सकते हो। अब मित्रन की हालत ऐसे क्यों हुई यही दिखाने के लिए सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली मित्रन के फादर इस दुनिया में नहीं होते। मित्रन के फादर मरने के बाद इसकी माँ ने ही इसकी देखरेख की, पाल पोस कर बड़ा किया। और अब फिलहाल मित्रन और उसकी माँ मित्रन के लिए लड़की देखने के लिए किसी जगह पर आते हैं। अब लड़की का नाम होता है श्वेता। मित्रन श्वेता को देखते ही फ्लैट हो जाता है, सोच लेता है कि शादी करूंगा तो श्वेता से ही करूंगा। अब लड़की वाले मित्रन और उसकी माँ से दहेज के बारे में पूछने लगते हैं। मित्रन कहने लगता है कि हमको दहेज वहेज नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है, बस आने वाली मेरी बीवी मेरी माँ की देखरेख करे वही काफी है, मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मित्रन की ये बातें श्वेता को भी बहुत पसंद आती है, बहुत इम्प्रेस हो जाती है इसकी बातों से। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद होने की वजह से बड़े लोग इन दोनों की शादी करवा देते हैं। उसके बाद ये दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं मस्त तरीके से। दूसरे सीन में अमुदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। अमुदा ने अपनी बेटी को एक ऑर्फनेज में छोड़ा होता है, जब जब अपनी बेटी को देखने के लिए आती रहती है। अमुदा की बेटी अमुदा से यही कहने लगती है कि माँ तुम आज भी अकेली आई, पापा कहाँ पर है माँ, क्यों पापा मुझे देखने के लिए नहीं आते, कब तुम पापा को मेरे सामने लाओगी, क्या मैं पापा को पसंद नहीं। अमुदा बहाना बनाने लगती है, अरे बेटा पापा को ऑफिस में बहुत सारा काम है, कुछ दिनों बाद तुम्हारे पापा वापस आएंगे, हम तीनों घूमने चलेंगे और एक ही घर में रहेंगे। अमुदा की बेटी कहने लगती है कि तुम हमेशा से यही कहती हो माँ, मेरे दोस्तों के माँ बाप हर रोज उनके बच्चों को देखने के लिए आते हैं। इस तरह से मायूस होकर वो बच्ची ऑर्फनेज के अंदर चली जाती है। बच्ची की बात सुनने के बाद अमुदा भी बहुत इमोशनल होने लगती है। खैर दूसरे दिन पुलिस वालों को एक और मर्डर के बारे में पता चलता है। जब पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं तो डेड बॉडी पूरी तरह से जल चुकी होती है, मतलब किसकी डेड बॉडी है पहचानने के लायक ही नहीं होती और ना ही किसी ने मर्डरर को देखा। दूसरे सीन में दोबारा मित्रन और श्वेता को दिखाया जाता है और फिलहाल श्वेता प्रेग्नेंट होती है। एक रात अचानक से श्वेता को पेन स्टार्ट होने लगते हैं। फटाफट से श्वेता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब मित्रन डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर मित्रन से ये बात कहने लगती है कि श्वेता की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप लोग फटाफट से एडवांस पे कर दोगे तो श्वेता का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाएगा। सो ये बातें सुनने के बाद बेचारा मित्रन यही सोचने लगता है कि अब इतने पैसे कैसे एडजस्ट होंगे, इसके पास तो उतने पैसे मौजूद नहीं होते। फटाफट से अपनी जान पहचान लोगों को कॉल करके थोड़े बहुत पैसे मांगने लगता है, लेकिन कौन बुरे वक्त पर साथ देगा। बहुत सारे लोग मना करने लगते हैं, अरे यार अगर मेरे पास होते तो तुमको दे देता, मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ हूँ। और एक्चुअली यहाँ पर मित्रन एक कैब ड्राइवर होता है। फाइनली अपने ओनर को कॉल करके थोड़े बहुत पैसे मांगने लगता है। मित्रन का ओनर कहने लगता है, अरे बस इतनी सी बात, तुम हमारे गोडाउन के पास आ जाओ, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो बेचारा मित्रन खुश होकर फटाफट से उस गोडाउन के पास जाकर अपने ओनर का इंतजार करते रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता। उसी गोडाउन के किसी कमरे में मित्रन के ओनर के बेटे गिरी को दिखाया जाता है और एक्चुअली गिरी और अमुदा का अफेयर चल रहा होता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि अमुदा की जो बेटी होती है ना, वो और किसी की नहीं गिरी की ही होती है। अमुदा बार बार गिरी से ये बात पूछने लगती है कि कब तक हम दोनों ऐसे मुलाकात करते रहेंगे, हमारी बेटी है और वो सेकंड क्लास में है, कब तक मैं अपनी बेटी से तुम्हारे बारे में छुपाती रहूंगी, कब तुम मुझसे शादी करोगे। गिरी यही बात कहने लगता है कि मैं अपने पापा को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
वो मानने के बाद हम दोनों की शादी होगी। इसी बातों ही बातों में गिरी को एक और लड़की कॉल करने लगती है। अमुदा गिरी के सामने ही उस फोन को पिक करने पर वो लड़की गिरी को कुछ पपियां शपियां डार्लिंग वगैरह बोलने लगती है। अमुदा को पता चल जाता है कि गिरी एक और लड़की के साथ अफेयर में है, इसको धोखा दे रहा है। सो इसी बात को लेकर अमुदा गिरी से बहुत झगड़ा करने लगती है। अब गिरी को गुस्सा आकर एक बियर की बोतल अमुदा के सर पे ठोक देता है, जिसकी वजह से शायद अमुदा मर जाती है। अमुदा मरने के बाद गिरी बहुत रोने लगता है कि मैंने गुस्से में क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। सो कुछ भी समझ में ना आने पर गिरी अपने फादर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि पापा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो जो अमुदा है ना वो मेरे हाथों से मारी गई। ये बात सुनने के बाद इसका फादर शॉक में रह जाता है। गिरी को डांटने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि उस लड़की से दूर रहो, फिर भी तुम उस लड़की से मुलाकात करने लगे। तुम घबराओ मत, गोडाउन के बाहर एक बंदा खड़ा है, तुम चोरी चुपके उस लड़की की लाश को उसकी गाड़ी की डिक्की में रख दो और उसी तरह उसे पैसे भी दे दो। दूसरी तरफ मित्रन को उसकी माँ कॉल करके ये बात पूछने लगती है कि बेटा तुम कब तक आओगे, श्वेता दर्द के मारे तड़प रही है बेटा। इसी दरमियान में गिरी के दो आदमी अमुदा की लाश को मित्रन की गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं और इसी तरह उसको कुछ पैसे भी दे देते हैं। जब मित्रन अपनी गाड़ी से वहाँ से जा रहा होता है तो बीच रास्ते पर पुलिस की चेकिंग हो रही होती है, लेकिन लकीली एक पुलिस वाला मित्रन को जानता होता है, मतलब इसका दोस्त होता है। मित्रन अपने फ्रेंड से यही बात कहने लगता है कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, मुझे फटाफट से जाना होगा प्लीज। तो वो पुलिस वाला मित्रन को छोड़ देता है। तो हॉस्पिटल को जाते समय मित्रन को अपनी गाड़ी के पीछे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। गाड़ी रुकाकर जब डिक्की ओपन करता है तो डिक्की में अमुदा होती है और वो भी जिंदी, मतलब अमुदा पूरी तरह से मरी नहीं होती। होश में आने के बाद मित्रन से कहने लगती है कि सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, इस दुनिया में मेरे अलावा मेरी बेटी का कोई भी नहीं है सर, प्लीज मेरी बेटी ऑर्फनेज में है। अब मित्रन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अमुदा इसकी डिक्की में कैसे आई, किसने लाया। अमुदा से जब पूछने ही वाला होता है तभी अमुदा मर जाती है। ये देखकर मित्रन के तो और होश उड़ जाते हैं कि एक तरफ इसको हॉस्पिटल जाना है और दूसरी तरफ गाड़ी में लाश। उसके बाद मित्रन अमुदा की लाश को लेकर एक बहुत ही पुराने खंडर घर में आता है। सच में दिखने में ये घर बहुत ही डरावना होता है। अमुदा की लाश को कहीं अंदर ले जाकर छुपा देता है, कोई भी इसको ना देखे इसके ऊपर कपड़ा भी ढक देता है। तभी वहाँ पर एक शैतानी हंसी हंसते हुए एक पागल बंदा आता है। इस बंदे को देखकर मित्रन बहुत डरने लगता है। उस बंदे से बचकर जब बाहर जाने वाला होता है तो उस पुराने घर में चारों तरफ लाशें ही लाशें होती है। मित्रन तो यही सोचने लगता है कि इतने सारे लोगों को किसने मारा। इस तरह से जब मित्रन उस पागल बंदे से छुप छुप कर बाहर निकलने ही वाला होता है तभी मित्रन के सामने अमुदा आ जाती है, मतलब ये बेवड़ी साली अभी भी जिंदी है। मित्रन से यही कहने लगती है कि सर मेरी बेटी को बचा लो। ऐसा कहना ही था, पीछे से कोई अनजान बंदा आकर अमुदा को मार देता है और वो बंदा हूबहू दिखने में मित्रन जैसा ही होता है और वो भी साइको टाइप। मित्रन को बहुत मार पीट कर ये साइको मित्रन को बेहोशी कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो साइको उस घर से बाहर आकर बैठ जाता है। इसके पास वो पागल बंदा आकर इसको देखकर बहुत हंसने लगता है। साइको कहने लगता है क्यों ऐसे पागलों की तरह हंस रहे हो। पागल बंदा कहने लगता है अगर मैं पागल हूँ तो तुम कौन हो। इस तरह से दोबारा शैतानी हंसी हंसने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो साइको और वो पागल बंदा उस पुराने घर में जाकर उन सारी लाशों के टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। इसी दरमियान में मित्रन होश में आकर ये सारी चीज देखकर शॉक में रह जाता है। धीरे धीरे इस खंडर से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में उस साइको को पता चल जाता है कि मित्रन होश में आकर कहीं पर जा रहा है। फाइनली वो साइको मित्रन को फाइंड आउट कर ही लेता है। दोबारा उसको बहुत मारने पीटने लगता है। मित्रन से कहने लगता है क्या मैं पागल नजर आता हूँ तुमको? कुछ सालों पहले मेरी भी बहुत अच्छी लाइफ थी। मैं, मेरी बीवी, मेरी क्यूट सी बेटी भावना अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी भावना आधी रात को उठकर रोने लगी। मैं और मेरी बीवी ने मेरी बेटी से पूछा कि क्या हुआ बेटा, लेकिन भावना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने स्कूल में जाकर पूछताछ की। स्कूल वाले तो यही कहने लगे कि भावना के साथ तो सब कुछ ठीक ही है। मैंने ये सोचकर भावना को फॉलो करने लगा, क्या कोई भावना को तंग कर रहा है, लेकिन कोई भी भावना को तंग ही नहीं कर रहा था। इसके बावजूद भी भावना आधी रात को उठकर रोने लगी, अपने आप में बड़बड़ाने लगी। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। वन फाइन डे मेरी क्यूट सी बेटी भावना बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गई। उसके बाद मुझे ये बात पता चली कि स्कूल का वॉचमैन मेरी बेटी को बहाने से प्राइवेट पार्ट्स पर टच किया करता था। उस वॉचमैन की वजह से ही मेरी बेटी मर गई, मेंटली डिस्टर्ब होकर। मेरी बेटी मरने के बाद मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। मैंने ठान लिया कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
अगर न्याय हासिल करने के लिए मैं कोर्ट के चक्कर लगाता रहा तो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इसीलिए जो कोई भी बच्चियों के साथ ऐसी हरकत कर रहा है उन सारे लोगों को मैं मार रहा हूँ। अब बताओ तुम, क्या मैं साइको हूँ? क्या मैं पागल हूँ? तब जाके मित्रन को समझ में आता है कि ये सारे मर्डर्स यही साइको बंदा कर रहा है। एट द सेम टाइम उस पुराने घर के पास पुलिस आई होती है। पुलिस की सायरन की आवाज सुनने के बाद वो साइको मित्रन से कहने लगता है कि अब यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, मुझे पकड़ लेगी, मुझे जेल में डालेगी, मैं जेल जाना नहीं चाहता, तुम खुद मुझे मार दो, मैं खुद को मार नहीं पा रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह से चाकू मित्रन के हाथ में देने पर मित्रन रोते हुए उस साइको को मार देता है। जब पुलिस वाले इस पुराने खंडर घर में आते हैं तो यहाँ की लाशों को देखकर शॉक में रह जाते हैं कि ये सारा घर लाशों से भरा पड़ा है। उसी किसी कोने में मित्रन बहुत डरा हुआ होता है। अब पुलिस वाला तो इसका फ्रेंड होता है ना, मित्रन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, किसने लाया तुमको यहाँ पर? लेकिन मित्रन कुछ भी जवाब ही नहीं देता। जब पुलिस वाले और आगे जाते हैं तो और काफी सारी लाशें होते हैं और इसी तरह डेड बॉडीज की टुकड़े भी। मित्रन का फ्रेंड मित्रन से कहने लगता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, हम यहाँ का माहौल संभाल लेंगे। जब मित्रन वापस अपने घर आता है तो इसके घर में मित्रन की माँ और श्वेता होते हैं। मित्रन की माँ मित्रन से कहने लगती है कि टाइम पर ऑपरेशन ना करने की वजह से बच्चा पेट में ही मर चुका है बेटा। श्वेता रो रो कर मित्रन से यही कहने लगती है कि मैंने काफी सारे सपने देखे थे कि हमारे घर में भी बच्ची या बच्चा होगा। डॉक्टर ने कहा कि कभी मैं माँ नहीं बन सकती, मुझे बच्चा चाहिए। इस तरह से बहुत रोने लगती है। सोते समय मित्रन को अमुदा की बात याद आने लगती है कि अमुदा की बेटी किसी ऑर्फनेज में पढ़ाई कर रही है। सो मित्रन श्वेता को लेकर उस ऑर्फनेज जाकर अमुदा की बेटी को गोद ले लेता है। अमुदा की बेटी भी इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे सीन में हमको ये बात पता चलती है कि गिरी भी मर चुका है, मतलब उस साइको ने गिरी को भी मार दिया। पुलिस वालों को अभी तक वो साइको किलर नजर नहीं आया, ना ही उसके रिलेटेड कोई क्लू मिला। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब हम ऑडियंस को कुछ बातें बताने लगते हैं। हमारे घर के बगल में एक छोटी बच्ची भावना की कहानी है। ये सेम भावना के साथ ऐसा ही हुआ था। हम भावना को न्याय तो नहीं दिला पाए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। बड़े बड़े नेताओं ने उस केस को दबा दिया। किसी दूसरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, अगर ये सोचकर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो कल का क्या भरोसा कि वही इंसिडेंट हमारे घर में हो। मतलब कल दूसरे घर में हुआ तो शायद आने वाले दिनों में हमारे घर में भी ऐसी घटना हो सकती है। ऐसे दरिंदों को इस मूवी में जिस तरह से दिखाया गया वही सजा मिलनी चाहिए, मैं तो यही सोचता हूँ। इस तरह से डायरेक्टर भाई साहब ये बातें बताने लगते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि एक्चुअली वो साइको किलर और कोई नहीं मित्रन ही होता है। शायद किसी न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज चैनल में भावना की न्यूज पड़ी होगी, तो भावना को न्याय दिलाने के लिए मित्रन ने एक साइको का रूप लेकर ऐसे दरिंदों को मारने लगा। उसके बाद जब मित्रन ने अमिता की लाश को अपनी कार की डिक्की में देखा था तो उसकी लाश को छुपाने के लिए उस पुराने घर में गया। वहाँ पर मित्रन ने ये सारी चीजें इमेजिनेशन करने लगा। मतलब मित्रन जिन जिन लोगों को मारता था उन सारे लोगों की लाशों को इसी घर में लाकर रख देता था, उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था, शायद किसी को जला भी देता था। एक्चुअली ये लिटिल बिट कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।